वहीं इस वक्त घर पर तृषा तो बिल्कुल भूल ही चुकी थी कि आज उसने किसी को इनवाइट किया है। इस वक्त नीचे दो लोग आकर के यहाँ पर इधर उधर देख रहे थे कि आखिर अभी अंदर जाना कैसे है। वैसे तो तृषा के नाम पर बॉडीगार्ड्स ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी थी और उन दोनों को बाहर हॉल में ही बिठा दिया गया था। तभी नताशा, जो इस वक्त सारा का हाथ पकड़े हुए, कहती है, यार मेरा भी घर बड़ा है, पर ऐसे घर में आना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हम जॉब लेने के लिए आए हैं। ये सुनते हुए सारा कहती है, सेम फीलिंग ब्रो, ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। एक काम करते हैं, चलते हैं, पता चले कोई ऐसे वैसे देख ले तो हमें मार कर ही ना भगा दे। जैसे ही वो दोनों अभी खड़ी हुई थी कि तभी एक स्टाफ जो उन लोग के सामने आकर खड़े होते हुए पूछता है, क्या चाहिए मैम? आप लोग किसी से मिलने आए हैं? किसी को बुलाना है? ये सुनते हुए सारा कहती है, वो हम तृषा के फ्रेंड हैं। ये सुनते हुए स्टाफ कहता है, ओह आप तृषा मैम की फ्रेंड हैं? ओके मैं बुलाता हूँ। वो जल्दी जल्दी भागते हुए अभी कहीं जा ही रहा था कि तभी युग आते हुए इस वक्त अपने फ़ोन में लगातार गेम चला रहा था और गेम खेलते खेलते अभी वो ढिशक्याँ कर ही रहा था कि तभी उसका कंधा जाकर के लड़ता है उस स्टाफ से और वो धड़ाम से नीचे की तरफ गिरा था। उसका पैर एकदम से उस स्टाफ के साथ फंस गया था, जिससे उसका फ़ोन जाकर के बिल्कुल सारा के पैर के पास पहुंचा था और वो भी स्लिप होते होते अभी सारा के पैर तक पहुंचता, लेकिन तब तक सारा हल्का सा पीछे हो जाती है और फिर अपना मुंह अजीब सा बनाते हुए कहती है, ये कैसा स्वागत है मेरा? मुझे तो नहीं लगा था लोग ऐसे, आई मीन आप ठीक है? उठ जाइए प्लीज़, मेरा पैर मत छूइए, मैं कोई आंटी थोड़ी ना हूँ। ये सुनते हुए युग जो गुस्से में अपने सर को ऊपर उठाते हैं और फिर खड़े होते हुए अपना रौब झाड़ते हुए कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा पैर छूने का, बड़ी आई पता नहीं कहाँ से। लेकिन फिर जैसे ही जाकर के उसका चेहरा युग की आंखों के पास पहुंचा था, वो एकदम से अपनी आंखों को 2 बार झपकाता है और बड़े प्यार से और बड़े इज्जत के साथ कहता है, मोहतरमा आप तो वही है ना जो उस दिन फंक्शन में आई थी? आपका शुभ नाम मैं जान नहीं पाया था उस दिन। तभी सारा जो गुस्से में युग को घूरते हुए कहती है, पहले तो क्या बोल रहे थे कि मेरा पैर छूने का कोई शौक नहीं है? अगर पैर छूने का शौक नहीं था तो ऐसे ऐसे जमीन पर क्यों लौट गए आप? तभी इस बात पर युग जो एक अजीब सा फ्लोटिंग लाइन मारते हुए कहता है, आपको देख करके तो अच्छे अच्छे ज़मीन पर लौट जाए, फिर मैं क्या चीज़ हूँ? इस बात पर नताशा, जो कि सारा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, जो भी चीज़ है अजीब है, इससे मुंह मत लगाओ। तृषा कहाँ है यार? उस स्टाफ ने फाइनली तृषा को आवाज़ लगा दी थी, जो कि इस वक्त बाहर निकलते हुए अपने बालों को बांधते हुए कहती है, आ रही हूँ, कौन आ गया मुझसे मिलने के लिए? लेकिन जब वो पहुंची थी अपने स्टेयर के पास, तभी देखती है कि युग इस वक्त 2 लड़कियों के सामने खड़ा है और ये 2 लड़की तो जानी पहचानी थी। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, उन दोनों की शक्ल अब काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी लगती है और अब जाकर के वो एकदम से नोटिस करते कि ये तो सारा और नताशा हैं। दोनों युग को एकदम से इग्नोर करते हुए भागकर तृषा के पास गई थी और जोर से उसको हक करते हुए कहती है, वाह तृषा, तेरी तो लॉटरी लग गई, कितना सही घर है यार, और तू यहाँ रहती है? भाई तेरे तो राज ही हैं। यहाँ के स्टाफ भी ऐसे बोल रहे थे, ओह तृषा मैम, आप उनकी दोस्त हैं। और तभी नताशा जो पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वैसे ये नौकर भी बहुत क्यूट है। हाँ, जैसे युग ने ये सुना था वो तो अपने फ़ोन को उठा रहा था, लेकिन फिर झटके से वो अपने फ़ोन को उठाते हुए नताशा के पास आते हुए कहता है, ओह लंबी जुबान, तमीज भाभी बोलो इसको, मैं इसी खानदान का लड़का हूँ, नौकर नहीं हूँ। इस बात पर सारा जो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, ये इस खानदान का है? मेरे को देखकर तो ऐसे ज़मीन पर लौट गया कि। इस बात पर तृषा अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, सॉरी वो शायद गलती से गिर गए होंगे। अब युग नाम है इनका, विराट सर के छोटे भाई हैं। तभी युग जो मुंह बनाते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, छोटा भाई हूँ और सबसे ज़्यादा लाडला भी हूँ, बड़े आए। अरे बोल, ऐसे तो युग जी बहुत ही एटीट्यूड के साथ गए थे यहाँ से, लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ पहुँचता है और देखता है कि उसे अब कोई नहीं देख रहा, वो भागते हुए वीर के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया था और जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए कहता है, भाई, अबे भाई कहाँ हो, जल्दी आओ, अरे निकलो यार, क्या संडास गए हो क्या? तभी वीर जो दरवाजे खोलते हुए अपने बुक की तरफ ही देखते हुए कहता है, क्या है, फालतू बकवास करने आ गया? मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा तेरी गेम में, तू हर बार ऐसे ही फेल हो जाता है, बेवकूफ़। तभी युग वीर के बुक को एक साइड में अपने हाथ में पकड़ते हुए करता है और फिर खींचते हुए वीर को नीचे की तरफ ले जा करके दिखाते हुए कहता है,
वो देखो, दो दो हसीनाएं आई हैं भाई, और वो भी गाजर के हलवा वाली हैं। ये सुनते हुए वीर जो युग की तरफ घूरते हुए कहता है, अबे गाजर का हलवा बनाती हैं? साले तो मेरे को हलवाइयों को दिखा रहा है। तब युग कहता है, अरे वो नहीं, जो फंक्शन में आई थी वो दो लड़कियां जो हमसे आकर पूछती हैं कि यहाँ पर ये गाजर का हलवा मीठा क्यों नहीं है। फिर हमने उन्हें मीठा वाला गाजर का हलवा खिलाया। आप भूल गए क्या? तभी वीर कहते हैं, मेरी लाइफ में ऐसे रोज़ 3-4 लड़कियां आती रहती हैं, ऑब्वियसली मुझे नहीं याद है। और तुझे जाकर भाव देना तो दे, तू इस खानदान का, मेहरा खानदान का लड़का है, ऐसे कौन हरकत करता है पागलों की तरह? हट। तभी वो कहता है, भाई 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 भाई, मुझे भी सिखा दो ना, एक लड़की तो फंसवा दो यार प्लीज़। मेरी ज़िंदगी में अभी एक भी सुंदर कन्या नहीं आई है, एक सुकन्या तो मेरे को भी मिलनी चाहिए ना भाई, प्लीज़ भाई। युग जो इस वक्त वीर के पैर ही पड़ गया था कि कम से कम एक लड़की तो पटवा दे। तभी वीर कहता है, देख, अगर तू लड़की को भाव देगा तो तेरे को लड़की डेले भर का भी भाव नहीं देगी, इसलिए फुल एटीट्यूड में रहने का। तेरे पास तो इतना सब कुछ है तो उसका थोड़ा रौब झाड़ ना, उससे देखना भी मत, और बात करना तो मेरी तरह, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। चल तुझे सिखाता हूँ। और फिर वो युग के साथ नीचे की तरफ आता है, लेकिन अपने फ़ोन में ऐसे बिजी दिखाते हुए कि वो दोनों तो बहुत ही बड़े मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। भले ही पहने तो इस वक्त लोअर और टी शर्ट ही थे, मगर फिर भी बहुत ही ज़्यादा बिजी आदमी हैं दोनों। युग जो कहता है, देख रही हैं क्या, देख रही हैं क्या? वीर जो धीरे धीरे युग के हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहता है, अगर देख भी रहे होंगे तो तुझे नहीं देखना है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हमने उन्हें अटेंशन नहीं दी है, ताकि वो हमारे अटेंशन की भूखी हो जाए, उनके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी हो हमें देखने की, क्योंकि अगर हमने उन्हें देख लिया तो उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा हमसे। समझो इस फैक्ट को, ये साइकोलॉजी फैक्ट है बेटा। तभी वो कहता है, अच्छा तो अभी क्या करना है, यहीं पर खड़े रहें? तभी वो युग को बाहर जाने के लिए कहता है, और साथ ही वो भी जाकर के एक चेयर पर बैठते हुए किसी से झूठ में बात करने लगा था। या आई गॉट यू डूड, लिसन, जो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है मुझे बता देना। वैसे मैं किसी की हेल्प करता नहीं हूँ, यू अंडरस्टैंड ना, मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है यार। हाँ चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। नहीं, अविराज भाई के साथ भी निकलना है मुझे, कल कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो उनके साथ शायद मैं भी निकलूँगा बाहर। हाँ 2-3 दिन बाद मुझे फ़ौरन भी जाना था, इसी वजह से तो मेरे पास टाइम नहीं है, समझ रहा है ना तू? चल ठीक है, चल चल, मैं बाद में बात करता हूँ, फ़ोन रख, टाइम पास कर रहा है। और फिर वो बाहर की तरफ निकल जाता है, जैसे कि अभी भी उन्हें ज़रा भी फ़र्क ना पड़ रहा हो कि इस वक्त त्रिशा की सारी दोस्त उन्हें अटेंशन दे रही हैं या फिर नहीं। तभी इस बात पर युग कहता है, यार आपको तो दोनों के दोनों मुड़ मुड़ कर देख रही थी, मेरे को तो एक भी नहीं देखी, ये तो चीटिंग है यार। वीर जो उसको काम डाउन करते हुए कहता है, लिसन, वो खुद आएगी तेरे पास, बस मेरी तरह बन जा, स्ट्रिक्ट रह और थोड़ा ऑरा फॉर्म कर। थोड़ा देर वो बाहर ज़बरदस्ती युग को ऐसे ही घुमा रहा था। युग जो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, यार मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाया, मेरे मुंह पर धूप जा रहा है, ये काला क्यों कर रहा है मुझे, ये कौन सा ट्रिक है लड़की को पटाने का? इस बात पर वीर जो उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, कुछ भी करो, बस ऑरा मेंटेन रहना चाहिए। चल अब मैं अंदर जाऊंगा और तू पीछे पीछे आना। तब युग कहता है, नहीं इस बार मैं पहले जाऊंगा, हर बार मैं ही क्यों पीछे रहूं, हर बार तुम ही सारी लड़कियां देख रही हैं, दोनों की दोनों का टेंशन पा ले रहे हो, मैं जाऊंगा पहले। और फिर वो यही बोलते हुए अपने फ़ोन को बिल्कुल वीर की तरफ अपने कान पर लगाता है, और ऐसे ही बात करते हुए वो भी अंदर जा चुका था। लेकिन अभी भी दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं आया था उस युग नामक इंसान में। लेकिन जैसे वीर सेकंड फ्लोर पर ना जा करके अचानक ही त्रिशा के पास पहुंच गया था, और वहीं युग जो ऊपर के रेलिंग से टेक करके ये सब देख रहा था, बंदरों की तरह झांकते हुए कहता है, अबे फिर से चीटिंग, मुझे तो नहीं बताया कि सेकंड फ्लोर पर नहीं जाना था बल्कि भाभी के पास जाना था, ये तो चीटिंग हो गई यार। वीर जो अपने टी शर्ट के स्लीव्स को हल्का हल्का ऊपर की तरफ मोड़ता है ताकि उसके वेन्स अच्छी तरह से इन दोनों कन्याओं को नजर आए, और वाकई सारा और नताशा का ध्यान उनके हाथों की तरफ ग्रैब तो हो ही गया था। तभी युग जो अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं इतना हैंडसम नहीं दिखता क्या, जो मुझे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? लेकिन फिर वो देखता है अपने कपड़ों को, उसने इस वक्त शॉर्ट्स पहन रखा था और साथ ही ऊपर भी ऐसा ढीला ढाला सा टी शर्ट,
उसे कौन ही भाव देता। तभी तृषा कहती है, क्या हुआ वीर, आपको कुछ काम था मुझसे? अब वीर क्या ही बोलता जिससे वो दिमाग लगाते हुए कहता है, वो मेरा मेरा पावर बैंक नहीं मिल रहा था और चार्जर भी एक ही है, तो मैं अपने दूसरे फ़ोन को चार्ज नहीं कर पा रहा। भाई का पावर बैंक आप दे सकते हैं क्या? एक्चुअली स्टडी में मैं जा नहीं सकता उनके बिना परमिशन के, उन्हें पसंद नहीं है। ये सुनते ही तृषा कहती है, अब अच्छा मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, तब तक आप बैठिए। वैसे मैं अगर इंट्रोड्यूस करा दूँ तो ये नताशा और ये सारा दोनों फर्स्ट ईयर बैच से हैं और मेरी फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी दोस्त है। तब इस बात पर वीर जो अपने फ़ोन की तरफ देखता है और फिर तृषा की तरफ और हल्का सा तृषा को स्माइल पास करते हुए कहता है, ओह दैट्स ग्रेट, अब पावर बैंक भाभी थोड़ी जल्दी चाहिए था। तभी इस वक्त नताशा जो कि सारा की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो हमसे हाथ भी नहीं मिलाया, हाय भी नहीं बोला, कितना रूड है। सारा जो नताशा की तरफ देखकर कहती है, मुझे तो ऐसे लड़के मिल जाए ना, थप्पड़ ही मार दूँ। नताशा उसके हाथ को ज़ोर से दबाते हुए कहती है, पागल है क्या, देखना कितना सेक्सी लग रहा है और ये कलर इसके ऊपर कितना सूट कर रहा है ना, हाथ के वेन्स भी सही हैं यार और इसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। बात करना मेरे लिए इससे, मैं बात करूं क्या? वीर आराम से इस वक्त अपने फ़ोन के रिकॉर्डिंग को ऑन किया हुआ था, क्योंकि अब अच्छे से तो उन दोनों की बात वो सुन नहीं सकता था। ऑरा फॉर्मिंग कम हो जाता ना उसका। जैसे ही तृषा आई थी थोड़ी देर में चार्जर लेकर के, तब तक उसके मन भर की रिकॉर्डिंग तो हो ही चुकी थी। वो तुरंत ही तृषा की तरफ देखकर स्माइल पास करता है और फिर एक बार मुड़ते हुए वो सारा और नताशा की तरफ देखकर कहता है, नाइस टू मीट यू गाइस। और ये बोलकर वो ऊपर की तरफ जा चुका था। वाकई एक ही बार में नताशा की आंखों को तो बड़ा भाग गया था। लेकिन तभी नताशा के सामने तृषा चुटकी बजाते हुए कहती है, ओह हेलो, कहाँ? इस बात पर हल्की सी सारा को हंसी आ गई थी और वो नताशा की चोरी पड़ाते हुए कहती है, तुम्हारे देवर जी काफी पसंद आ गए नताशा जी को, क्यों है ना? ये सुनते हुए नताशा कहती है, अच्छा कुछ भी बकवास कर रही है, ये ना उस छोटे वो क्या नाम है वो युग फ्युग जो भी है उसकी तारीफ कर रही थी, उससे तो बेहतर ही है ना ये। इस बात पर तृषा जो अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, अच्छा अच्छा बस बस बस, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं और युग जी तो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। हाँ वीर थोड़े से मैच्योर हैं, जो भी गए ना इनका नाम वीर है। नताशा तभी इस बात पर नताशा जो खुश होते हुए कहती है, वीर नताशा, ऐसा लग रहा है दो अधूरे नाम को जोड़कर किसी ने एक नाम बना दिया हो। इस बात पर सारा कहती है, बकवास है पूरा, तू तृषा से मिलने आई या फिर यहाँ पर लड़के पटाने आई है, बकलोल कहीं की। अच्छा तृषा तुम बताओ ना, कैसा चल रहा है सब कुछ, तुम्हारा ससुराल इतना सब कुछ। अब जाकर के आरोही मृदुल और नूर भी अपनी नींद पूरी करते हुए बाहर निकल आई थी और इस तरह से दो लड़कियों को बाहर आया देख करके सबके सब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। मृदुल सारा कुछ जानती थी, दोनों एक ही साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। अच्छे से एक दूसरे से वो लोग मुलाकात करते हैं और फिर अर्चना जी से भी मिलकर ही नताशा और सारा वहाँ से जाने लगी थी। लेकिन जाते जाते भी वीर अपना जादू चला ही दिया था नताशा पर। तभी सारा कहती है, यार ये ना सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा भूल भुलैया सी है, बहुत मुश्किल हुआ हमें यहाँ पर आने में, पता नहीं बाहर कैसे निकलेंगे। तभी इस बात पर तृषा तुरंत ही वीर की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा एक मिनट, वीर जी आप बिजी हैं क्या? वीर जो अपने फ़ोन में ही देखते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और ऐसा बार बार प्रिटेंड कर रहा था कि हाँ वो तो बहुत बिजी है, मोदी जी के बाद उन्हीं का तो नंबर है बिजी होने में। इस बात पर वो बस अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ भाभी बिजी तो हूँ, पर आप कहिए, आप जो बोलेंगे, कोई काम है तो बताइए मैं कर देता हूँ। तृषा जो नताशा और सारा की तरफ दिखाते हुए कहती है, इन दोनों को ज़रा छोड़ आएंगे क्या? एक्चुअली सोसाइटी से बस बाहर तक छोड़ना है, इन लोग की गाड़ी है पर कंफ्यूज हो गई थी ये दोनों, अगर इतना सा फेवर मिल जाता आपका तो। तब इस बात पर वीर जो अपने बालों को अपने हाथों से सेट करते हुए कहता है, ओह अच्छा कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं भी गाड़ी लेकर बाहर ही निकल रहा था, तो कोई एक आप में से बैठ जाएगा मेरे साथ। नताशा जो हल्का सा भी उछल पाती तभी सारा कहती है, कंट्रोल बेबी गर्ल कंट्रोल, मेरे साथ ही चलेगी तो, और क्यों जाकर बैठेगी उसके साथ? तभी नताशा कहती है, मैं चल लूँगी, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ बैठ जाऊँगी, और सारा तुम ड्राइव कर लेना, पीछे पीछे हमारे फॉलो कर लेना हमारी गाड़ी को। जो सुनते हुए सारा कहती है, हाँ मैं तो तेरी फॉलोअर हूँ ना,
त्रिशा को बाय हक देते हुए सबसे अब मिलते हुए वहां से बाहर निकलने लगी थी। लेकिन अब सारा अकेले जाती ऐसा युग को देखा नहीं जाता, जिससे वो भी पीछे पीछे आते हुए कहता है, किसी को हेल्प चाहिए क्या मुझसे? सारा को युग बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा था। जिस तरह से आते आते उसके पैर के पास गिर जाना उतना ही काफी था सारों को इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, वो बात अलग थी कि उसे उतना भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसकी क्यूटनेस भाग गई थी सारा की आंखों में। वो हल्का सा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ वैसे भी बोर हो रही थी मैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड तो जा चुकी है आपके उस बड़े भाई के साथ। अच्छा होगा कि अगर आप मुझे कंपनी दे दे, अगर नहीं भी देंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। वीर जो मुंह बनाते हुए कहता है, नक चढ़ी कहीं की, ज़रा से भी इज्जत नहीं देता है मुझे कोई। वो फाइनली आकर के अब सारा के बगल वाले पैसेंजर सीट पर बैठ गया था और वहीं वीर जो कि अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए एक बार नताशा की तरफ देखकर कहता है, वेल नताशा। नताशा आगे कहती है, नताशा रोए। वैसे आप करते क्या हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं आप? वीर अपने फ़ोन की तरफ फिर से देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वो भूल ही गया था कि वो बिजी रहता है। वो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मीटिंग्स वगैरह रहती हैं तो उसके बाद से फिर कॉलेज भी जाना होता है। पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकता, भाई ने अलाउ नहीं किया है पढ़ाई छोड़ना भी, और कुछ काम तो भाई को भी नहीं बता सकता। काम ही ऐसे होता है। अपने इम्प्रेशन को झाड़ने में दोनों पीछे नहीं हट रहे थे। वो बात अलग थी कि युग की क्यूटनेस सारा को भा रही थी और वहीं नताशा को वीर की मैच्योरिटी। आज का दिन तो त्रिशा का भी अच्छा खासा बीत गया था, क्योंकि अविराज लगभग रात के 3:30 बजे घर लौटे थे और ऑब्वियसली आज अविराज की वजह से त्रिशा को पढ़ना नहीं पड़ा था। लेकिन अगले दिन क्या होने वाला था त्रिशा के साथ, इसके बारे में उसे भनक तक नहीं लगी थी। अगले दिन 9 बजे तक मैडम जी फिर से तैयार होकर के अपने ऑनलाइन क्लास के लिए बैठ तो गई थी, लेकिन तभी अविराज ने उसे स्कर्ट पहनने का सुबह ही ऑर्डर दे रखा था, जिससे त्रिशा चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह उनकी बात मानते हुए आराम से स्कर्ट और टॉप पहनकर बैठी हुई थी। और अभी वो कैमरे को ऑन कर पाती उससे पहले ही अविराज उसके लैपटॉप को बंद करते हैं और फिर उसके हाथ में एक प्यारा सा रैबिट देते हुए कहते हैं, पुट इट इनसाइड। त्रिशा अचानक से उनकी इस बात को सुन करके थोड़ा कंफ्यूज होती है और फिर कहती है, हैं? अविराज जो उसके थाई की तरफ देखते हैं और फिर उसके हाथ में उस रैबिट को थमाते हुए कहते हैं, आई सेड पुट दिस इनसाइड। त्रिशा जो कि अपने सर को हाथ मिलाकर अपने उस हाथ में पकड़े रैबिट को पॉकेट में डालना शुरू करती है, लेकिन फिर खड़े होते हुए कहती है, मेरे स्कर्ट में पॉकेट नहीं है, आपने ही तो कहा था स्कर्ट पहनो, पर इससे पॉकेट में डालकर क्या होगा, ज़्यादा मन लगता है पढ़ाई में। अविराज जो उसको अचानक ही वॉल पर एकदम से पिन करते हैं और उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ बांधते हुए उसके स्कर्ट को ऊपर की तरफ यानी उसके थाई से ऊपर की तरफ ले जाते ऑलमोस्ट उसके इनर थाई को भी अब रिवील करने लगे थे, जिससे त्रिशा थोड़ा घबराते हुए इधर उधर मचलते हुए कहती है, ये क्या है, इसीलिए स्कर्ट पहनाते हैं आप? अविराज अपने सर को बेशर्मी के साथ हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली, तुम्हें क्या लगा था ऐसे ही स्कर्ट पहना रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता स्कर्ट कितनी अच्छी होती है त्रिशा। अभी अगर तुम जीन्स पहनती हो तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, राइट? ये सुनते हुए त्रिशा जो अविराज के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा ली थी और उनका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, मैं ना आपको छोड़ूंगी नहीं। जैसे अविराज के कॉलर को त्रिशा पकड़ करके अपनी तरफ खींची थी, अविराज भी उसके होठों के काफ़ी करीब झुकते हुए कहते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो, ऐसे ही पकड़ी रहना मुझे हमेशा, ऐसे ही करीब। और फिर वो उसके थाई से अब थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा ऊपर जाने लगे थे और ऑलमोस्ट उसके ठीक वेस्ट के पास आ चुके थे। और जैसे अभी वेस्ट तक उनका हाथ पहुंचा था, त्रिशा जो कि एकदम से अपने हाथों को ज़ोर से अविराज के बैक पर गड़ाना शुरू कर दी थी। उसके प्यारे प्यारे खूबसूरत डेंजरस से नाखून जो कि अविराज के इस वक्त शर्ट के काफ़ी बुरी तरह हाल कर रहे थे। और तभी अचानक से त्रिशा ने अपनी नज़रों को एकदम से बंद कर लिया था, क्योंकि अविराज का हाथ था ही ऐसी जगह पर जिससे वो अपनी आंखों को खोल नहीं पाती और साथ ही अपने निचले होंठ को बहुत बुरी तरह से अपनी दांतों तले काटना शुरू कर देती है। तभी अविराज उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, नो वे, इतना ज़्यादा हर्ट मत करो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत होंठों को। ये सुनते हुए त्रिशा कहती है, पर वो तो मेरे हैं। अविराज उसके होठों पर अपने थंब को धीरे से रब करते हुए कहते हैं, पर इनको काटने का हक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है ना, तो अब इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और फिर जैसे ही त्रिशा को महसूस हुआ था कि अभी अभी अविराज ने क्या किया है, वो एकदम से अपनी आंखों को बंद ही रखती और साथ ही चुपचाप ऐसे स्टैचू बन गई थी। अविराज को अच्छे से पता था कि उस रैबिट को कहाँ रहना चाहिए और वो अपनी जगह पर अब फिट हो चुका था।
अविराज प्रॉपरली उसके स्कर्ट से अपना हाथ बाहर की तरफ निकालते हुए एक आइविंग देते हुए कहते हैं, अब आज तुम सो कर दिखाओ। ये सुनते हुए त्रिशा, जो एकदम से अभी वॉल पर टिकी हुई थी और अपने हाथों को बस यूं ही अपने नील से लगातार हर्ट करते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सांसें, जो कि आज ऐसा लग रहा था कि उसकी शरीर छोड़ कर के बाहर ही निकल जाएंगी। किस तरह से वो अविराज के सामने खड़ी थी ये भी सिर्फ उसे पता था, और कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसे। लेकिन जो भी था, कुछ तो बहुत ज़्यादा अजीब था। अविराज जो अब उसको खुद ही ले आ करके बेड पर बिठाते हुए कहते हैं, क्लास शुरू हो रही है 2 मिनट में, मैं स्टडी में जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करूँगा तो जवाब दे देना, ठीक है। त्रिशा बस अपने सर को हाँ मिलाती है, लेकिन वो लगातार बस लैपटॉप की तरफ ही देख रही थी। इस वक्त उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अविराज की तरफ देख पाए, और जैसे ही अविराज कमरे से बाहर निकले थे, वो ज़ोर ज़ोर से सांसें भरते हुए कहती है, छी, ये क्या करके गए। और फिर वो भी अपने स्कर्ट से धीरे धीरे अपने हाथों को अंदर की तरफ ले जाती है, लेकिन फिर वो खुद ही अपने हाथों को ज़ोर से दबाते हुए कहती है, नो वे, शिट शिट शिट, क्या करूँ अभी, कैसे करूँ, क्या कैसे बाहर कैसे लेकिन अब क्लास जो कि शुरू हो चुकी थी और सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके थे। आज क्लास थोड़ी सी डिले हो गई थी, वरना बच्चे तो कल काफ़ी जल्दी ही आ गए थे, 10 मिनट पहले से ही। आज कोई बच्चा गॉसिप कर ही नहीं पाता, क्योंकि अविराज जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे और उनका कैमरा भी ऑन था और साथ ही माइक भी। वो अपने माइक को अपने होठों के थोड़ा और करीब लाते हुए कहते हैं, एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट टेल मी, एम आई ऑडिबल। सारे बच्चे जो कि अपना अपना हैंड रेज कर दिए थे, लेकिन त्रिशा की तरफ से कोई भी स्टिकर नहीं भेजा गया था, क्योंकि त्रिशा तो बेचारी परेशान थी और साथ ही लगातार काम पे जा रही थी कि उसके साथ अभी क्या हुआ है, और वो भी इसी सारे सोच में पड़ी थी कि तभी अविराज जो कहते हैं, त्रिशा, आर यू लिसनिंग मी। त्रिशा अचानक ही अपनी नज़रों को उठा करके अविराज की तरफ देखी थी और फिर कहती है, हाँ, यस सर। अविराज अपने सर को हाँ मिला करके हल्का स्मोक करते हुए कहते हैं, दैट्स गुड फॉर यू। ओके सो क्लास, वी विल स्टडी अबाउट। और फिर वो त्रिशा की नज़रों की तरफ देखते हैं, जो कि अभी भी झुकी हुई थी, जिससे अचानक ही अविराज ने अपने हाथों में लिए रिमोट को काफ़ी ज़ोर से ऑन कर दिया था। और जैसे ही त्रिशा को कुछ ऐसा एहसास हुआ था जो उसने कभी भी पहले उसके बारे में जाना तक नहीं था, वो एकदम से चिहुक जाती और साथ ही चिल्लाना शुरू कर दी थी। वो तो खड़ी भी हो गई थी, जिससे अविराज तुरंत ही त्रिशा को डांट लगाते हुए कहते हैं, त्रिशा, योर कैमरा इज ऑन, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। त्रिशा जो कि एकदम से बैठते हुए कहती है, वो कुछ अजीब सा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट के सामने ही बोल रही है, जिससे वो तुरंत ही अपने माइक को ऑफ करती है और साथ ही फिर कैमरा के सामने अपनी हल्के से स्माइल बरकरार रखते हुए कहती है, आई एम ओके। त्रिशा जो बस अपने हैंड को रेज कर दी थी और साथ ही अपने चेहरे पर जिस तरह से वो स्माइल रखी हुई थी, अविराज को अच्छे से समझ में आ रहा था कि बेचारी की क्या हालत है। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिमोट ऑन किया था, क्या इतनी ज़्यादा कमज़ोर है उनकी त्रिशा। वो खुद को ही समझाते हुए कहते हैं, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा इस लड़की को। आज त्रिशा की क्लास काफ़ी अच्छी बीत रही थी, क्योंकि आज बेचारी सो ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक से एक क्वेश्चन जो कि त्रिशा के ठीक सामने आकर पहुंच चुका था। सारे बच्चे उसका रिप्लाई देने को रेडी थे, लेकिन तभी अविराज कहते हैं, त्रिशा, मेक श्योर दैट यू रिप्लाई फॉर दिस, अदरवाइज। तभी त्रिशा जो एकदम से चिंकते हुए कहती है, मैम, ये सर एक्चुअली अभी वो जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन तब तक रिमोट फिर से ऑन हो चुका था। स्पीड तो सिर्फ 1 या 2 पर ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी त्रिशा को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, जिससे वो एकदम से अपने थाई को संभालती और फिर पसीना पसीना हो चुकी थी। तभी अविराज से पूछते हैं, आर यू ओके ना त्रिशा, तबीयत ठीक है आपकी। सारे बच्चों को तो यही पता था अभी तक कि त्रिशा की शादी हो चुकी है, क्योंकि सब लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे क्लास में, लेकिन सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे थे जिनको एक्चुअल में पता था कि त्रिशा की शादी हुई किससे है, जैसे कि सारा, नताशा स्पेशली। तभी त्रिशा जो अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ सर, आई एम फाइन। अविराज जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, त्रिशा, आर यू गोना रिप्लाई और नॉट। जो बार बार उसके शरीर में लगे उस गैजेट की स्पीड ही बढ़ा दे रहे थे, जिसे त्रिशा एकदम से अपनी आंखों को बंद करते कहती है, आई थिंक सर आई कैन नॉट रिप्लाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अविराज उसकी हालत को समझते हुए तुरंत ही रिमोट को ऑफ करते हुए कहते हैं, ओके, एक काम करो, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो,
ओके, एनीवन एल्स? और फिर वो इसी तरह से क्लास को कंटिन्यू रखे थे, लेकिन अब वो और ज़्यादा तृषा को परेशान नहीं करते। अब जाकर के बायोकेमिस्ट्री की क्लास शुरू हुई थी और उसमें भी तृषा की तबीयत ठीक नहीं नजर आ रही थी शिवाय को, जिससे शिवाय भी उससे बार बार पूछ रहे थे, तृषा बच्चा आयु ओके? क्या कोई दिक्कत है? कुछ समझ में नहीं आ रहा? लेकिन तृषा कहती है, नहीं सर, आई एम गेटिंग ऑल थिंग्स। और फिर वो बस अपनी थू को गटकते हुए चुपचाप अपने नोट्स बना रही थी। जैसे फिजियोलॉजी की क्लास खत्म हुई थी, तुरंत ही तृषा अपने लैपटॉप को बंद करती है और जैसे अभी खड़े होकर के वो अपनी थाई की तरफ देख ही पाती, अपने स्कर्ट को हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाकर तभी पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और अविनाश की भी। दिक्कत हो रही है क्या ज़्यादा? जैसे ही तृषा ने सुना था, वो तुरंत ही स्कर्ट को नीचे की तरफ छोड़ चुकी थी और फिर दूसरी तरफ भागते हुए कहती है, नहीं। अविनाश, जो उसको ऐसे घबराया हुआ देख करके उसके ठीक पीछे जाकर खड़े हो चुके थे और तृषा को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस वक्त उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। मैडम जी भी बालकनी के पास गई थी और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। तभी जैसे वो पीछे की तरफ अभी मुड़ी थी, अविनाश जो रेलिंग पर अपने दोनों हाथों को टिका चुके थे और साथ ही अपने हाथों के बीच तृषा को लॉक करते हुए पूछते हैं, बताओ ना, कोई दिक्कत हो रही थी? तृषा जो अपनी नज़रों को नीचे करते हुए कहती है, ये क्या था? और अब तक। तभी अविनाश जो उसको अचानक के अंदर की तरफ खींचते हैं और बालकनी का दरवाज़ा और साथ ही कर्टन्स लगाते हुए पूरी तरह से कमरे में अंधेरा करते हुए कहते हैं, रुको मैं निकाल देता हूँ। तृषा जो हल्का पीछे होते हुए कहती है, नहीं। अविनाश जो उसको बेड पर ऑलमोस्ट धक्का देते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही तो मैं निकाल दे। लेकिन तभी तृषा उनके हाथ को रोकते हुए कहती है, आप कैसे निकाल, मैं खुद हटा दूंगी, आप जाइए यहाँ से। अविनाश को तो वो देख भी नहीं पा रही थी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। शुरुआत थी उसके लिए सब कुछ और उसे तो ये सब पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। बेचारी नॉर्मल सी लड़की थी, प्यारी सी, उसको कहाँ ये सब कुछ जानने या सुनने को मिलता। अब अविनाश उसके बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहते हैं, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तृषा? तभी तृषा कहती है, नहीं, मुझे नहीं, ये सब अच्छा नहीं। लेकिन अभी जैसे ही उसने इतने स्ट्रिक्ट टोन में ये बोलना ही था, तभी अचानक ही अविनाश जो कि अपने रिमोट को काफ़ी ज़ोर से ऑन कर दिए थे और अभी उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि तृषा एकदम से कांपते हुए अविनाश का नाम काफ़ी ज़ोर ज़ोर से लेना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अविनाश कहते हैं, क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं। तभी वो फिर से अविनाश के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना मुझे। अविनाश उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये कह रही थी तुम? तभी तृषा कहती है, अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा। उसकी थाई तक स्वेटिंग से भीग चुकी थी और ऊपर से अविनाश जो उससे लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। बताओ ना तृषा, अच्छा नहीं लग रहा ना? मुझे लगता है इसे हटा देना चाहिए। अभी तृषा पीक तक पहुंची थी, तभी अचानक से अविनाश रिमोट से अब उसकी स्पीड को बिल्कुल नॉर्मल कर चुके थे और नॉर्मल क्या, अब तो फिर वो धीरे से उस गैजेट को बंद ही कर देते हैं और माथे की हल्की हल्की स्वेटिंग की बूंद को अपने हाथों से प्यार से पोंछते हुए कहते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ, कोई तकलीफ है? और तभी वो तृषा के थाई को देखते हैं जो कि बुरी तरह से कांप रहा था और उसके थाई पर धीरे धीरे अपने हाथों को प्यार से टैप करते हुए कहते हैं, इट्स ओके। होता है जब इंसान पढ़ाई ना करे और क्लास के बीच में सो जाए ना, तो प्रोफेसर को ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। आइंदा से कभी मेरे क्लास में सोओगी तृषा? तृषा सुन करके मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं नहीं सोऊंगी। अविनाश जो उसके स्कर्ट के अंदर जैसे भी हाथ डाल ही पाते, तभी तृषा उनके हाथ को रोकते हुए कहती है, आप मत लगाइए ऐसे हाथ, मैं खुद कर लूँगी। अविनाश जो कि उसके ठीक ऊपर की तरफ लीन होते हुए कहते हैं, इतनी मेहनत कैसे करा सकता हूँ तुमसे? और वैसे भी मैं अपने काम को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता, मुझे आदत है इसे पूरा ख़त्म करने की। अभी तृषा ज़ोर से सांस भरी थी कि तभी अचानक अविनाश का हाथ जो कि फिर से वहाँ पहुँच चुका था जहाँ से उस गैजेट को निकालना था और उस गैजेट को जैसे अविनाश बाहर की तरफ निकाले थे, तृषा की तो आंखें एकदम से बंद थी। वो ये सब कुछ नहीं देख सकती थी और ना ही अविनाश को, और वो बस अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर चुके थे। अविनाश भी उसे ज़्यादा परेशान तो नहीं करते, लेकिन फिर उस रैबिट की तरफ देख करके जानबूझ के तृषा को सुनाते हुए कहते हैं, मुझे तो अब तुमसे भी जेलसी हो रही है। तुम्हें पता है वो मेरा डेस्टिनेशन है जहाँ तुम ऐश करके आ रहे हो। तृषा एकदम से ब्लैंकेट के अंदर
अपने हाथों को जोर से कसमसाए जा रही थी और साथ ही खुद से भी बस यही बोले जा रही थी, नहीं, कोई इतना बेशर्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये सब रियल नहीं है, मैं सपना देख रही हूँ, मैं पक्का सपना देख रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अविराज ब्लैंकेट के ऊपर से ही कहते हैं, ऐसा दोबारा भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। त्रिशा अचानक ही ब्लैंकेट से बाहर धीरे धीरे निकलते हुए कहती है, आपने मुझसे कुछ कहा। अविराज उसको यूं डरता हुआ देखकर कहते हैं, नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दोबारा ये। तभी त्रिशा तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, नहीं, मुझे नींद आ रही है। और वो बस बेहाल होकर के अब अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। लेकिन अभी भी अविराज ने उसे सेटिस्फाई नहीं होने दिया था। ऑब्वियसली अब इसका हक थोड़ी ना देते वो उस रैबिट को।